नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। देश और दुनिया की खबरें लेकर हाजिर है हम, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में जोश। निफ्टी सेंसेक्स में 5 साल की बड़ी वीकली तेजी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। निफ्टी बैंक इंडेक्स करीब 2% चढ़कर बंद। मार्च की गिरावट का निवेशकों ने जमकर उठाया फायदा। एमफी के आंकड़ों के मुताबिक मार्च में इक्विटी फंड्स में निवेश 56% बढ़ा। एसआईपी रहा सबसे बड़ा हाईलाइट आंकड़ा, 3237 करोड़ के पार निकला। जामनगर में बनेगी दुनिया की पहली वाइल्ड लाइफ यूनिवर्सिटी। हिंदू रीति रिवाज से हुआ वंतारा यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। रिलायंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने कहा, तैयार किए जाएंगे भविष्य के वाइल्ड लाइफ केयर लीडर्स। ईरान युद्ध खत्म करने के लिए कल से इस्लामाबाद में शुरू होगी बैठक, लेकिन लेबनान के मुद्दे पर फंसा पेच। ईरान ने लेबनान पर हमला रोकने की रखी शर्त। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनी तो हर महिला और बेरोजगार युवा को हर महीने 3000 रुपए। अमित शाह ने जारी किया घोषणा पत्र। 6 महीने में यूनिफॉर्म सिविल कोड और 1 करोड़ सरकारी नौकरियां देने का वादा। आज से टोल प्लाजा पर कैश बंद, फास्टैग हुआ अनिवार्य और फास्टैग नहीं हुआ तो देना पड़ेगा 25% ज्यादा टोल। इस साल महंगी होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। प्रति यात्री 50,000 रुपए तक बढ़ा खर्च। वीजा और ट्रैवल हुआ महंगा। इस साल 15 मई से 20 सितंबर तक होगी यात्रा। ईरान युद्ध खत्म करने के लिए कल से इस्लामाबाद में बैठक शुरू होने वाली है। हालांकि यह बैठक कितनी सफल होगी, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि लेबनान के मुद्दे पर पेच फंस गया है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, फिलहाल क्या स्टेटस है कल इस्लामाबाद में जो बातचीत होने वाली है उसे लेकर? देखिए, इस्लामाबाद में जो बैठक शुरू होने जा रही है कल से, उसको लेकर के डेलीगेशन का आने का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो चुका है। जो उप राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जेडी वेंस, वो वहाँ पे आने के लिए रवाना हो चुका है अमेरिका से, और बाकी डेलीगेशन भी आ रहा है। अभी संशय इस बात पर है कि ईरान का डेलीगेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कभी ये खबरें आ रही थी कि ईरान का डेलीगेशन शायद नहीं आएगा। हालांकि ईरान ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है कि उनका डेलीगेशन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन ईरान का डेलीगेशन पहुंच भी जाता है और तीनों पक्ष वहां पर आ भी जाते हैं, इजरायल, ईरान और यूएस। तो ये बातचीत कितनी सफल हो पाएगी, इसको लेके थोड़ी सी आशंका है। शंका इस वजह से है क्योंकि 2-3 मुद्दे काफी पेचीदे हैं जिस पर आम सहमति बनने के आसार फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। पहला मुद्दा है लेबनान पर हमला। तत्काल ईरान ने मुद्दा ये उठाया था कि जब सीज फायर का ऐलान किया गया था तब ये कहा गया था कि हम यानी इजरायल लेबनान पर हमला नहीं करेगा। लेकिन इजरायल कह रहा है कि नहीं, सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं था, और यहां तक कि सीज फायर के बाद इजरायल ने लगातार लेबनान पर हमला जारी रखा है और लेबनान पर हमला और तेज कर दिया। यहां तक कि कल हमले में करीब 200 से ज्यादा लोग मारे गए। इस पर ईरान ने सख्त आपत्ति जताई, कहा कि अगर लेबनान पर इजरायल हमला करता रहा तो फिर ये इस बातचीत का बहुत मतलब रह नहीं जाता। हालांकि जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक इजरायल पर अमेरिका ने दबाव डाला है कि अब फिलहाल लेबनान पर हमला ना करे। इजरायल ने यह कहा है कि हम लेबनान से बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन लेबनान कह रहा है कि बातचीत तभी करिए जब आप हमला बंद कर दीजिए। लेकिन इजरायल इसके लिए नहीं मान रहा है, कह रहा है कि हमला करते रहेंगे, बातचीत सफल होगी तब हम हमला रोकेंगे। क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह वहां पे, हिजबुल्लाह को हम वहां पे नष्ट करना चाहते हैं, इजरायल का यह कहना है। एक तो लेबनान का मुद्दा रहा। दूसरा मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ईरान ने जो अपने 10 शर्तें रखी हैं युद्ध रोकने के लिए, उसमें से एक ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले शिप पर हम टैक्स लगाएंगे ताकि हम अपने यहाँ जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर सके। इसको लेकर के अमेरिका सहमत नहीं है। हालांकि दुनिया के कई देश भी इसको लेकर के सहमत नहीं होंगे। तीसरा मुद्दा है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर के, इसको लेकर के भी अमेरिका और ईरान के बीच में काफी ज्यादा अंतर्विरोध है। लेकिन एक जो असली जड़ है वो है इजरायल। इजरायल नहीं चाहता है कि ईरान को इतनी
जल्दी छोड़ दिया जाए, हमले इतने जल्दी रोक दिए जाए, यहाँ तक सीज फायर के पक्ष में बहुत ज़्यादा इजरायल नहीं था, ऐसी अलग अलग खबरें आई थी। तो इस माहौल में, इस बातचीत में इजरायल कितना सकारात्मक रुख अपनाएगा, ईरान अपनी शर्तों से कितना पीछे हटेगा, और चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप काफ़ी आक्रामक हैं सीज फायर के बाद भी, तो वही आक्रामकता अगर बरकरार रही तो ये माहौल सही नहीं दिख रहा है ये बातचीत को सफल बनाने के लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि बातचीत सफल होगी, इसको लेके थोड़ी शंका है। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। करीब महीने भर से फैक्ट्रियों के गोदामों और पोर्ट्स पर अटके एक्सपोर्ट का माल सीज फायर की खबर के बाद दोबारा शिपमेंट के लिए तैयार है। लेकिन क्या यह सीज फायर बना रहेगा? एक्सपोर्टर्स के मन में यह आशंका बरकरार है। देखिए लुधियाना के इंडस्ट्रियल हब से ये ग्राउंड रिपोर्ट। लुधियाना का टूल मैन्युफैक्चरर ईस्टमैन कास्ट एंड फोर्ज यूरोप की कई ऑटो कंपनियों के लिए पार्ट सप्लाई करती है, लेकिन वेस्ट एशिया में जंग के चलते कई शिपमेंट रास्ते में अटक गए, कुछ पोर्ट्स पर फंसे रहे और तैयार माल गोदामों में ही जमा है। कंटेनर फंस गए, रुके हुए हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा सा मदद करवाए विद शिपिंग लाइन, डिफरेंट शिपिंग लाइन, बिकॉज दे आर ऑल्सो मतलब लुकिंग फॉर बहुत सारे कंटेनर। मुंद्रा, मेरा एक कंटेनर मुंद्रा में फंसा हुआ। मुंद्रा अब उसके ऑफ कोर्स डैमेजेस और चार्जेस लग जाएंगे, हालांकि तो वो थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, जो जहाँ पे हमको सरकार को हम चाहते हैं कि थोड़ी सी अगर कर दे तो वो इस तरीके से कोई और मतलब शिपिंग लाइंस के साथ कंटेनर्स के करवा दें तो उससे फर्क पड़े। साइकिल बनाने वाली कंपनी हीरो इकोटेक को भी शिपमेंट के लिए वैकल्पिक रूट अपनाना पड़ा। गैस की कमी के चलते डीजल का इस्तेमाल करना पड़ा, कच्चे माल की कीमतों में भी उछाल आया और अब कीमतें बढ़ाने का दबाव है। एक महीने में प्रोडक्शन करीब 50% तक घट गया है। हीरो इकोटेक की इस फैक्ट्री में एक दिन में करीब 5000 बाईसाइकिल बनाने की कैपेसिटी है, लेकिन जब से वेस्ट एशिया क्राइसिस शुरू हुआ है ये कैपेसिटी घटकर 2500 हो गई है। साथ ही इनपुट कॉस्ट भी करीब 15% तक बढ़ा है, खासतौर पे स्टील, रबर, प्लास्टिक जैसी चीज़ों में कीमतों में बढ़ोतरी होने की वजह से शिपमेंट भी प्रभावित हुई है। लेकिन चूंकि अब सीज फायर की घोषणा हो गई है, अब उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन अगर सीज फायर बना रहता है तो। फैक्ट्रियों पर महीने भर से रुका हुआ माल भेजने का दबाव है, लेकिन शिपिंग कॉस्ट ऊंची रह सकती है। इंडस्ट्री का मानना है कि सिर्फ 15 दिन का सीज फायर हालात को पूरी तरह सामान्य करने के लिए काफ़ी नहीं है। मुझे ये लगता है कि 10 को इनकी मीटिंग है, तो इट विल टेक सम, कुछ टाइम लगेगा इनका, जब तक इनका एग्रीमेंट नहीं हो जाता या परमानेंटली कोई सोल्यूशन नहीं निकल जाता, तो तब तक तो मेरे ख्याल में कोई भी एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट नहीं करेगा। मेरे हिसाब से 4-5% का डिक्लाइन होगा प्रोडक्ट में, तो उसमें सर्विसेज में मैं कह नहीं सकता। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में 760-770 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट इस साल हो जाएगी। सीज फायर कितने समय तक टिकता है ये तय करेगा कि एक्सपोर्ट की रफ्तार कितनी जल्दी पटरी पर लौटती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या फिर टूल मैन्युफैक्चरिंग या फिर टेक्सटाइल और गारमेंट, वेस्ट एशिया क्राइसिस ने इन सब सेक्टर्स को प्रभावित किया है। पिछले एक महीने में बहुत बड़ी संख्या में जो माल है वो या तो पोर्ट्स पे या फिर गोदामों में पड़ा हुआ है। अब सीज फायर की घोषणा हो गई है तो उम्मीद है कि ये शिपमेंट जल्दी से जल्दी जो है शिप हो जाएगा, लेकिन कीमतों पर जो असर है वो अगले कुछ महीनों तक रहेगा। रोहन सिंह, लुधियाना। इधर होटल और रेस्टोरेंट की एलपीजी और पीएनजी पर से निर्भरता घटाने के लिए सरकार इंडस्ट्रियल इंडक्शन कुकटॉप को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से सुझाव भी मांगे गए हैं, लेकिन होटल और रेस्टोरेंट ओनर्स का कहना है कि इससे उनका बिजली का बिल बढ़ जाएगा। होटल रेस्टोरेंट की एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार कमर्शियल इंडक्शन चूल्हे को प्रमोट करने की तैयारी कर रही है। इससे आयातित गैस ईंधन पर निर्भरता कम होगी, लेकिन रेस्टोरेंट ओनर्स का कहना है कि कमर्शियल इंडक्शन स्टोव और बिजली दोनों काफी महंगे हैं। स्पेशली ये बिजली के जो रेट्स हैं वो इतने हाई हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है इंडक्शन के ऊपर काम करना, कि टोटली हम इंडक्शन पे स्विच कर जाएं। कुकिंग के लिए फॉर रेस्टोरेंट
पीएनजी या एलपीजी ही प्रैक्टिकल है और कुछ प्रैक्टिकल नहीं है। समझने की बात यह है कि अभी तक भी इसके अंदर सिर्फ इक्विपमेंट नहीं है, इक्विपमेंट के पीछे का पावर सप्लाई देखने वाली बात है कि एक स्टैटिक पावर सप्लाई हमें मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा। अगर इससे जो हमारी पावर की कंजम्पशन होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या हमारे मीटर्स वो अलाउ करते हैं नहीं करते हैं, क्या हमें पीछे से वो एक स्टैटिक लोड मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। जो हमारे टूल्स हैं, पॉट्स एंड पैन्स हैं, क्या जो बनाने की जिन बर्तनों में हम बनाते हैं क्या वो बर्तन हमारे पास अवेलेबल हैं कि नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते वाणिज्य मंत्रालय ने बड़े इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स के साथ बैठक करके इंडस्ट्रियल इंडक्शन चूल्हे का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सुझाव मांगे हैं। साथ ही उन्हें सस्ता कंपोनेंट मुहैया कराने और जीएसटी में राहत दिलाने का भी आश्वासन दिया है। हालांकि जानकारों के मुताबिक इंडक्शन कुकटॉप एक विकल्प हो सकता है, लेकिन समाधान नहीं, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी की मांग काफी बढ़ जाएगी। ऊर्जा मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक एलपीजी और पीएनजी से पूरी तरह से इंडक्शन पर शिफ्ट होने में करीब 13 से 27 मेगावाट के एडिशनल बिजली की डिमांड पैदा होगी, जिससे पीक आवर में डिस्ट्रीब्यूशन और लोड फैक्टर की समस्या हो सकती है। हालांकि सरकार इसे एक आपदा में अवसर के तौर पर देख रही है ताकि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। आलोक प्रियदर्शी, सीएनबीसी आवाज, दिल्ली। चलिए अब आपको बता दें, आज से नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अब टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट पूरी तरह बंद कर दी गई है और फास्टैग को जरूरी कर दिया गया है। इस बदलाव के बाद टोल प्लाजा पर क्या स्थिति है, देखिए नेशनल हाईवे 58 से दीपाली नंदा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। आज से देश के सभी टोल प्लाजास पर फास्टैग मैंडेटरी किया जा चुका है, यानी कि जो कैश पेमेंट है वो पूरी तरह से बंद हो गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ छिजारसी शुल्क प्लाजा पर और ये जो आप देख रहे हैं ये है नेशनल हाईवे 58। यहाँ से हापुड़, मुरादाबाद, बरेली और नैनीताल तक के लिए रास्ता जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अब इस तरह के किसी भी टोल प्लाजा पर अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है या फिर फास्टैग लगा है काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको टोल देना होगा, साथ ही साथ 25% ज्यादा पैसा भी देना होगा। और जो आप भुगतान करेंगे वो कैश में बिल्कुल भी कर नहीं पाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यूपीआई पेमेंट करनी होगी, वो भी 25% ज्यादा टोल के साथ। यानी मिसाल के तौर पर अगर 100 रुपए टोल है और आपका फास्टैग काम नहीं कर रहा है, आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है, तो आपको 125 रुपए देने होंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ यूपीआई के जरिए ही। आपको बता दूं, देश भर में 1150 के करीब टोल प्लाजाज हैं। वैसे तो 1 अप्रैल से ही इस फैसले को इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन कुछ वक्त और दिया गया था यूजर्स को ताकि वो फास्टैग को लेकर पूरा अपना इंतजाम कर लें। और आज यानी 10 अप्रैल से मैंडेटरी किया जा चुका है। हर एक नेशनल हाईवे पर आपकी गाड़ी पर फास्टैग होना चाहिए, काम करता हुआ होना चाहिए, नहीं तो आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे, 25% ज्यादा टोल आपको देना पड़ेगा। कुछ यूजर्स हमारे साथ हैं जिनकी गाड़ी पर आपको फास्टैग तो दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है। यहाँ पर कोई भी एक्सक्यूज नहीं माना जा रहा है। अब इन्हें ज्यादा टोल देना पड़ रहा है सर जी। कितना टोल है और कितना आपने यूपीआई किया? ऐसा कुछ आइडिया नहीं है, एक्चुअली मेरे को पता ही नहीं था, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया क्या XYZ। अच्छा, रिचार्ज खत्म हो गया था आपका? राइट मैम। तो आपको ये पता है कि अगर जितना टोल है उस कितना ज्यादा पैसा देना पड़ा इनको? सर 45 के समथिंग पेनल्टी लगी। अच्छा, और कितना टोल है इनका? 180। ओके, तो 180 का टोल यहाँ पर है और 45 रुपए इनको पेनल्टी यहाँ पर लगाई गई है। तो अब इसी से ही आप देख सकते हैं कि जरूरी हो चुका है कि आप फास्टैग बेशक आपकी गाड़ी पर लगा हो, लेकिन उसका एक्टिवेट होना, उसमें बैलेंस होना भी बेहद जरूरी है। देश के सभी नेशनल हाईवेज पर ये मैंडेटरी किया जा चुका है। दीपाली नंदा, छिजारसी। चलिए अब आपको बता दें, रिलायंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी अब वंतारा यूनिवर्सिटी बनाएंगे। गुजरात के जामनगर में स्थापित होने जा रही वंतारा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यूनिवर्सिटी होगी। यूनिवर्सिटी का लक्ष्य भविष्य के लिए वेट मेडिसिन, कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ केयर के लीडर्स तैयार करना है। अनंत अंबानी ने कहा है कि प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के सिद्धांतों से प्रेरित वंतारा यूनिवर्सिटी एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने का प्रयास करेगी जो सभी प्राणियों के संरक्षण के प्रति संकल्पित होगी।
इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हिंदू परंपरा से किया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वंतारा यूनिवर्सिटी में वाइल्ड लाइफ मेडिसिन, सर्जरी, न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स जैसे अलग अलग विषयों की पढ़ाई होगी। यहां अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, फेलोशिप और स्पेशलाइज्ड कोर्स भी कराए जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। शाहपुर पेलोनजी मिस्त्री ने एक बार फिर टाटा सन्स की लिस्टिंग की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ नियमों का पालन नहीं बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए जरूरी कदम है। मिस्त्री के मुताबिक अब तक ऐसा कोई ठोस कारण सामने नहीं आया है जिससे लिस्टिंग से ट्रस्ट के हित प्रभावित हो। उन्होंने ये भी कहा है कि इससे निवेशकों का दायरा बढ़ेगा, छोटे शेयरधारकों को फायदा होगा और टाटा ट्रस्ट की सामाजिक भूमिका और भी मजबूत होगी। साथ ही उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इस मामले में स्पष्ट दिशा देने की उम्मीद जताई है। जेपी एसोसिएट्स ने कंपनी के टेकओवर की प्रक्रिया में अदानी ग्रुप पर भरोसा जताया है। ग्रुप के फाउंडर जयप्रकाश गौर ने बयान जारी कर कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में कंपनी को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इसे इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में जाना पड़ा। इस दौरान हमने घर खरीदारों, कर्मचारियों, बैंकों और शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर समाधान निकालने का पूरा प्रयास किया। यह प्रक्रिया कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरी की है। जयप्रकाश गौर ने अदानी समूह और वेदांता समूह दोनों का धन्यवाद करते हुए कहा कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अदानी समूह को सक्सेसफुल बिडर चुना है और हम इस निर्णय का सम्मान करते हैं। मुझे विश्वास है कि श्री गौतम अदानी के नेतृत्व में कंपनी आगे बढ़ेगी और सभी स्टेक होल्डर्स की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। चलिए अब बात करते हैं आज के बाजार की। कल की गिरावट के बाद आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में जोश दिखा है। सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त पर बंद हुए हैं, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में भी मजबूती दिखी है। साथ ही ऑटो, रियल्टी, बैंकिंग शेयरों की अगर बात करें तो वहां भी खरीदारी नजर आई है। मार्केट की पूरा अपडेट बता रहे आशीष चतुर्वेदी। देखिए क्या शानदार क्लोजिंग आपको देखने को मिली। मैं इंडेक्स लेवल की बात कर रहा हूं, चाहे आप निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी तकरीबन 2% ऊपर, मिड कैप और स्मॉल कैप यहां पर भी देखें तो पूरे हफ्ते शानदार रेजिलियंस और आज के दिन आप तकरीबन 1.5 से लेकर 2% तक की तेजी इंडेक्स लेवल पर देख रहे हैं। लेकिन स्टॉक्स की बात करना बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साथ में सेक्टर्स की भी हम बात करेंगे। तो सेक्टर्स के लिहाज से आप देखें तो इंडेक्स में इंडिया विक्स तकरीबन 8% की गिरावट, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन आपकी ईज आउट हो रही है। ऑटो तकरीबन 3% चल गया, डिफेंस में 1.5% की तेजी है, कैपिटल मार्केट्स यहां पर 2% के मूव नजर आए। बैंक्स ने बहुत अच्छा किया, फाइनेंशियल्स हैं, मेटल स्पेस में हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक लगातार तेजी हम देख रहे हैं। ऑयल एंड गैस की बास्केट मजबूत, एनर्जी पैक में तेजी देखने को मिली, रियल्टी स्पेस में जबरदस्त Q4 के अपडेट्स यहां पर देखने को मिले। फार्मा कमजोर शुरुआत हुई थी लेकिन फिर ऑफलोस की रिकवरी, मेटल्स और एफएमसीजी यहां पर तेजी। इस पूरी पिक्चर में सिर्फ एक आईटी ने निराश कर दिया क्योंकि टीसीएस के नतीजे आगे थोड़े से कमजोर, और विप्रो ने भी देखें तो ऑफाइस के एक्शन दिखाए। अब बात करते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों की, तो श्रीराम फाइनेंस लगातार तेजी में है, आईसीआईसीआई बैंक तकरीबन 3% का मूव, आयशर मोटर्स नए लॉन्च के चलते और एशियन पेंट्स ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट का असर ऑलमोस्ट 4% की तेजी यहां पर आपको देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में स्वाभाविक है कि टीसीएस, इन्फोसिस यहां पर गिरावट खबरों के चलते, सन फार्मा और कोल इंडिया यहां पर भी आप देखें तो हल्की सी गिरावट के साथ क्लोजिंग रही। बाजार की नजर अगले हफ्ते के ट्रिगर पर रहेगी। कौन से होंगे अहम ट्रिगर, बता रही है दीपाली राणा। अगले हफ्ते डेफिनेटली वेस्ट एशिया डेवलपमेंट्स पर तो नजरें बनी ही रहेंगी और साथ ही अर्निंग्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन कुछ प्रिसाइज डेवलपमेंट्स या इवेंट्स की बात करें तो पहले 13 अप्रैल से शुरुआत करते हैं, जहां पर यूएस मार्केट्स में जो एग्जिस्टिंग होम सेल्स के आंकड़े हैं वो आएंगे, उस पर नजरें रहेंगी। इंपॉर्टेंट डाटा माना जाता है यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं 14 अप्रैल को हालांकि इंडियन मार्केट्स क्लोज है, लेकिन उसके बावजूद भी जो नजर रहेगी वो इंडिया में आईआईपी नंबर्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डाटा आएगा उस पर फोकस रहेगा। साथ ही 15 अप्रैल को इंडिया और चाइना दोनों में ही जो ट्रेड डाटा है वो जारी हो गए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नंबर्स आते हुए दिखाई देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ही इंपैक्ट हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज होने से, तो उन आंकड़ों पर भी नजरें रहेंगे। साथ ही जापान के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े हैं उन पर भी फोकस होगा। 16 अप्रैल को चाइना के Q1 जीडीपी नंबर्स जारी होंगे, साथ ही यूएस में जॉबलेस क्लेम के डेटा पर फोकस रहने वाला है। लेकिन अर्निंग्स के हिसाब से इंडियन मार्केट्स के लिए अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली इंश्योरेंस कंपनीज, बड़े प्राइवेट बैंक्स फोकस में रहेंगे अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्विकली बता देते हैं, मंडे को यानी 13 अप्रैल को जो नंबर्स आएंगे वो आईसीआईसीआई, प्रूडेंशियल, एएमसी के जारी होंगे। साथ ही 14 अप्रैल
को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के आंकड़े आते हुए दिखाई देंगे परफॉर्मेंस के बेसिस पे। 16 अप्रैल को काफी सारे नंबर्स आ रहे हैं मिड कैप बास्केट में, खासतौर से जिसमें विप्रो है, एचडीएफसी एएमसी है, एंजल वन है, एचडीएफसी लाइफ भी अपने नंबर्स जारी करेगा। तो 4 मेजर अर्निंग्स हम 16 अप्रैल को जारी होते हुए देखेंगे। 17 अप्रैल को मास्टेक के नंबर्स रिलीज होंगे और अगला फ्राइडे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 2 बड़े प्राइवेट बैंक्स अपने नंबर्स जारी करते हुए दिखाई देंगे, जिसमें एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक शामिल है। तो अर्निंग्स के हिसाब से मेजरली ज्यादा फोकस अगले हफ्ते रहेगा इंडियन मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वही बाजार में तेजी की रफ्तार बढ़ गई है, तो आवाज अड्डा में आज इसी पर होगी चर्चा। झूमा बाजार, टिकाऊ है रफ्तार? जरूर देखिए शाम 7:57 पर। तो मार्च के महीने में बाजार की गिरावट के बावजूद निवेशकों का भरोसा बरकरार है। मार्च में इक्विटी फंड्स में निवेश 55% बढ़कर 40,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। जुलाई 2025 के बाद इक्विटी फंड्स में निवेश सबसे ज्यादा है। क्या है पूरे डिटेल्स बता रहे हैं आशीष वर्मा। क्या मूड सेंटिमेंट का अहम बैरोमीटर मानते हैं हम ये म्यूचुअल फंड का डेटा आजकल। और मार्च वो पीरियड था जब वो पूरा वॉर का मूड कैप्चर हुआ। ये वेस्ट एशिया वॉर शुरू कब हुआ था? 28 फरवरी को। तो पूरा मार्च का महीना, मार्च के महीने का निफ्टी का प्रदर्शन देखिएगा, क्या दबाव आया था। हमने एक महीने में, उस महीने में 2800 पॉइंट गवाए, करीब 11% निफ्टी कमजोर था। इसीलिए और भी इंपॉर्टेंट था जब ये आज नंबर्स आने वाले थे कि हम रिटेल का भरोसा बना रहा या डगमगाया। जहां तक भरोसे की बात है, अभी अभी एसआईपी इनफ्लोज के नंबर्स आपने आते हुए देखे। आपको याद होगा 31,000 करोड़ रुपए के आसपास के एसआईपी के नंबर्स आए थे दिसंबर में, रिकॉर्ड छुआ था। वो जस का तस रिकॉर्ड बना रहा जनवरी में। फिर फरवरी में मामला ठंडा होने लगा था, ऐसा लगा वो वॉर की सुबुगाहट से पहले मामला डगमगाया, थोड़ा सा डर लगा था। लेकिन लीजिए, पहली बार 32,000 करोड़ के पार एक मंथ का एसआईपी इनफ्लो, नया रिकॉर्ड उच्चतम स्तर बनाते हुए एसआईपी इनफ्लोज। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग थी, मैंने एक और चीज मैप कर दी, पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर्स का प्रदर्शन एसआईपी के इनफ्लोज। इस बीते साल FY26 में 3.5 लाख करोड़ रुपए के एसआईपी इनफ्लोज आए। यही नहीं, अब आगे बढ़ाइए जरा, अब आइए इक्विटी फंड्स के इनफ्लोज पे। 40,000 करोड़ रुपए एक्टिव इक्विटी इनफ्लोज, क्या जंप है। 26,000 करोड़ रुपए से बढ़ के 55% का जंप है मंथ ऑन मंथ इक्विटी फंड्स के इनफ्लोज में। जहां तक सोने की बात आपने छेड़ दी थी, अब मुझे लगता है उसकी मैपिंग बंद करनी पड़ेगी। वहां एक समय था जब हमने एक मैसिव सर्ज आता हुआ देखा था गोल्ड ETFs में, पर उसके बाद फरवरी में आया 78% का डिक्लाइन, और उसके ऊपर देखिए 50-100 करोड़ रुपीस वाला सिर्फ 2200 करोड़ रुपए नए वो नॉर्मल की तरफ वापस जाते हुए। अब गोल्ड की तरफ इंफ्यूजन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और ऐसे एक कंपैरिजन ड्रॉ करके रख दिया कि इक्विटी के इनफ्लोज और गोल्ड के इनफ्लोज। ये वो समय था जनवरी का जब गोल्ड सरपास कर गया था इक्विटी को, और उसके बाद देखिए समीकरण वापस किस तरह से बदलते हुए आपको नजर आएंगे। नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट दिखाना जरूरी है। इस समय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के AUMs 82 लाख करोड़ रुपीस पे थे, रिड्यूस होके 73 लाख करोड़ रुपीस आ गए। जब सब अच्छा था तो ये क्यों? इसमें टेक्निकल एडजस्टमेंट्स हैं। डेट ओरिएंटेड स्कीम्स यानी कि ओवरनाइट फंड्स, लिक्विड फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, वहां से पैसा निकला है। इससे मैं कहूंगा टिपिकल ईयर एंड इफेक्ट लिक्विडिटी और डेट पे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का क्लोज था, सिर्फ ये एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे हैं इस नंबर पे ज्यादा। हर फाइनेंशियल ईयर की क्लोज में ऐसे ही होता है। और फाइनली वो ब्रेकअप, वो लार्ज कैप, वो फ्लेक्सी कैप, वो मिड कैप, वो स्मॉल कैप, मंथ ऑन मंथ देखिए किस तरह का इंफ्यूजन आता हुआ नजर आया है। लार्ज कैप्स में 42% का जंप, फ्लेक्सी कैप 45% बढ़े, मिड कैप्स 51 और स्मॉल कैप्स में 61% मंथ ऑन मंथ का जंप है। डेटा बेहद इंकरेजिंग है। रिटेल हो, मेरे ख्याल से लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, सबकी तरफ से ये डेटा दिखा रहा है रेजिलियंस इंडियन निवेशकों का। अब बात करते हैं अमीर चंद जगदीश कुमार के शेयर की, जिसकी लिस्टिंग पिछले हफ्ते ही हुई थी। बासमती चावल का उत्पादन और एक्सपोर्ट करने वाली इस कंपनी का शेयर लिस्टिंग के बाद करीब 40% गिरावट पर रहा है। आइए आशीष से समझते हैं कि निवेशकों को इस IPO में कितना नुकसान हुआ है।
2 अप्रैल को ही कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, आईपीओ आया था। लिस्टिंग के दिन भी हमने चर्चा की थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस यहाँ पर आपको देखने को मिला। यानी कंपनी के नाम में तो अमीर है, लेकिन जिसको आईपीओ अलॉटमेंट हो गया वो तो श्योरली थोड़ा बहुत हो गया गरीब। इसकी पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो लिस्टिंग के बाद से लगातार लोअर सर्किट यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब इसका जो इशू प्राइस था 212 रुपये का था। कल की क्लोजिंग आप देखें तो यहाँ पर देखने को मिली है तकरीबन 125 रुपये की। यानी 2 अप्रैल की लिस्टिंग, 212 का इशू प्राइस, कल के भाव के हिसाब से देखें तो 40% तो इसमें अभी तक साफ हो चुके हैं। और अब आगे जाके कितनी गिरावट आएगी कहना बड़ा मुश्किल लग रहा है। लगातार गिरावट है और सब्सक्रिप्शन आप देखें तो ठीक ठाक देखने को मिला। हालांकि जब इसका आईपीओ आया था तब मार्केट का मूड माहौल अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो कुछ ज़्यादा जोखिम लेने वाले जो निवेशक होते हैं इनकी तरफ से रिस्पॉन्स, यानी टोटल 2.9 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन, रिटेल कैटेगरी में भी देखें तो 1.43 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिला। वर्किंग कैपिटल के लिए आईपीओ आया था जिसमें कंपनी 400 करोड़ जुटा रही थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस आईपीओ को अवॉइड करने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस समझने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बहुत बड़ा इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट नहीं बनना आपको इस आईपीओ को अवॉइड करने के लिए। कारण मैं बताता हूं। अब तक जितनी भी राइस कंपनीज आपके पास लिस्टेड है इनमें से एक एलटी फूड्स ऐसा है जिसने निवेशकों का पैसा बना के दिया पिछले 5 साल में, क्योंकि वो डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, राइस से हटके दूसरी चीज़ों में एंटर कर रहा है। इसी के चलते स्टॉक में तेजी आई। बाकी क्या आप चमनलाल सेतिया को देखें, आप केआरबीएल को देखें तो उसने निवेशकों का पैसा बनाकर नहीं दिया। अब इसके फंडामेंटल्स अगर आप बहुत ऊपर से देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि इस आईपीओ को क्लियर कट आपको अवॉइड ही करना है। 2 टाइम्स डेट टू इक्विटी का रेशियो यहाँ पर देखने को मिला। 400 करोड़ जो ये जुटा रहे थे ये वर्किंग कैपिटल के लिए था। कौन सी कंपनी जो पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल के लिए आईपीओ ले आएगी। अब अगर आप पैट मार्जिन के लिहाज से भी देखें तो इस आईपीओ में बिल्कुल मज़ा नहीं था। एक तरफ अगर आप केआरबीएल के पैट मार्जिन्स देखें जो कि 8.5% के आसपास के हैं, आप एलटी फूड्स के देखें जिसके 7% के पैट मार्जिन्स है, उसके मुकाबले अमीरचंद के पैट मार्जिन सिर्फ 3% के। तो लगातार आप देखें तो स्टॉक में लोअर सर्किट देखने को मिले। अब कौन अमीर हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात श्योर है कि इसमें जिसने अप्लाई किया वो 40% से गरीब हो गए। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मथुरा से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है, जहां श्रद्धालुओं से भरी एक नाव पीपा पुल से टकराकर यमुना नदी में पलट गई है। इस हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 22 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। गोताखोर और स्थानीय प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। इस हादसे पर पीएम मोदी ने गहरा दुख जताया है। बीजेपी अगर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती है तो राज्य की हर महिला और हर बेरोजगार युवा को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोलकाता में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने कहा कि पुरानी स्कीमें बंद नहीं की जाएंगी और ममता सरकार ने केंद्र की जिन स्कीमों को लागू नहीं होने दिया उन्हें लागू किया जाएगा। इसमें आयुष्मान भारत, कैंसर वैक्सीनेशन और महिलाओं के लिए योजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही 6 महीने में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। गाय की तस्करी पर रोक लगेगी और 1 करोड़ सरकारी नौकरियां भी दी जाएंगी। पार्टी ने टीएमसी सरकार के भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र लाने और जांच करने का भी ऐलान किया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी घुसपैठियों और सिंडिकेट के दम पर जीती है। लोग डरे हुए हैं, लेकिन उन्हें बीजेपी से उम्मीद है। संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है। इस संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। भारतीय जनता पार्टी कैसे बंगाल को विकसित बंगाल बनाएगी, इसका रोड मैप हमारा ये संकल्प पत्र है, भरोसे का शपथ है। और सरहदों को सील कर न केवल बंगाल, पूरे देश की सुरक्षा की ढाल पश्चिम बंगाल बने, इसका अनुष्ठान है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा ने आज इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति को लिखे इस्तीफे में कोई वजह नहीं बताई है, लेकिन गहरा दुख जताया है। जस्टिस यशवंत वर्मा जब दिल्ली हाईकोर्ट में तैनात थे तभी उनके आवास पर आग लग गई थी और आग बुझाने के क्रम में कैश बरामद हुआ था। जस्टिस वर्मा उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे और उन्होंने कहा था कि वो कैश उनका नहीं था।
लेकिन जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। इधर संसद की एक समिति भी ये जांच कर रही है कि उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है या नहीं। इसी बीच उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब आपको बता दें, धार्मिक रूप से पवित्र और श्रद्धा के केंद्र कैलाश मानसरोवर की यात्रा इस बार महंगी हो गई है। ये बढ़ोतरी क्यों हुई है? इससे क्या श्रद्धालुओं का जाना कम होगा? ये जानने की कोशिश की है संवाददाता केतन जोशी ने। भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत के दर्शन करना भारतीयों का सपना होता है, लेकिन कैलाश मानसरोवर क्षेत्र पर चीन का आधिपत्य है और नेपाल के टूर ऑपरेटर यात्रा की व्यवस्था करते हैं। चीन ने पिछले साल के मुकाबले वीजा और रहने समेत खर्च में $250 तक और नेपाल के टूर ऑपरेटर्स ने भी प्रति व्यक्ति 10,000 रुपए तक की फीस बढ़ा दी है। फ्लाइट खर्च अलग बढ़ा है। लास्ट ईयर से कंपेयर करने चाहे तो इस टाइम 20 to 25% कॉस्ट बढ़ी है और जो इसमें जो 20-25% जो बढ़ा है उसमें $200-250 चाइना और नेपाल पार्ट के बढ़े हैं और 10,000 के आजू बाजू एयरफेयर में भी इंक्रीज हुई है। लेकिन इसके अलावा इसके ये होने के बाद भी हमारे पास इंक्वायरीज और बुकिंग्स में कोई गिरावट नहीं आई है। 2019 के बाद कैलाश यात्रा भारतीयों के लिए चीन ने रोक दी थी। 2025 से यात्रा फिर शुरू हुई। इस साल अब तक 25,000 लोगों ने बुकिंग भी कर दी है। प्रति श्रद्धालु 50,000 तक खर्च पड़ा है, लेकिन लोग जानने के लिए उत्सुक हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो हर एक हिंदू का एक सपना रहता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की यानी समझ लो तमाम ज्योतिर्लिंगों की हमने यात्रा कर ली, ऐसा एहसास होता है और ऐसा फल मिलता है। इस बार की यात्रा मैं जानता हूं कॉस्टिंग उसमें थोड़ा ज्यादा है, हमारे बजट से बाहर है, फिर भी हमने कैलाश मानसरोवर यात्रा का यही सोच के कि थोड़ा भी कॉस्टिंग प्लस माइनस हो जाए फिर भी हमको करनी है इस बार, ये हमने सोच लिया है। 15 मई से 20 सितंबर तक कैलाश मानसरोवर यात्रा चलेगी। 14 से 21 दिन का ये सफर आस्था से भरा रहता है। श्रद्धा के आगे महंगाई फीकी लग रही है, इसीलिए प्रकाश भाई जैसे हजारों यात्री इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकलने वाले हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। अब देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।